हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप अगर नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की, नॉर्सेट हो, सीएचओ हो या फिर स्टाफ नर्स की, एसजीपीजीआई, केजीएम में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब लेकर के नर्सिंग ऑफिसर बनने का। तो आज ही प्ले स्टोर में जाइए और वहां से डाउनलोड करिए हमारा एसटीएम के एकेडमी। और वहां से आप बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना डिले किए जाइए और एसटीएम के एकेडमी डाउनलोड करिए। हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमारे साथ बने रहिए। क्लास को कंटिन्यू वॉच करिए और लोगों को, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि पैसे की वजह से कोई शिक्षा से वंचित तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जहाँ बेहतर लगे ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे एक बार जुड़ के देखिए हमारे साथ एसटीएम के एकेडमी में, और यहाँ पे पढ़ाई करके देखिए कि आपको कैसा लगता है क्लास। तो आइए बने रहिए हमारी क्लास में कमेंट बॉक्स के साथ। और आज के हमारा मोटिवेशनल लाइन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, क्या होता है कि पंख तो बहुत लोग कहने के बहुत कुछ कहते हैं कि यार हमने ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कहने से कुछ नहीं होता। मैं कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी रहती है, कंसिस्टेंसी के साथ जो है आपको कंटिन्यू जो है तैयारी करना रहता है। ठीक है, बिना डिले किए जो है आप तैयारी करिए। और डेली अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 ही घंटे पढ़ाई करिए, लेकिन डेली पढ़ना है आपको। लेकिन अगर आपका एग्जाम जो है सामने में है, अगर आप पीवाईक्यू, अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, पी एसजीपीजीआई से रिलेटेड, केजीएमए से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मैम सॉल्व करवा दीजिए 2 3 4 4 साल का पेपर, जो मैं सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, और अभी जो है हम लोग जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है हमारा। जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ही सारे क्वेश्चन जो है हम लोग डील कर रहे हैं क्लास में। तो आइए जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को और कमेंट बॉक्स में आ जाइए। आप क्लास ज्वाइन करके देखिए, लास्ट तक वेट करके देखिए कि क्लास में क्या है क्या नहीं है। एकदम कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह उड़ा देना है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यू आर असाइंड टू अ पेशेंट टू एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, कंप्लेन्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एक जो है पेशेंट जो है असाइन है टू ए पेशेंट विद एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम है। ठीक है, जो कंप्लेन कर रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को, व्हाट वुड बी द नर्स इज इंटरवेंशन टेक बाय यू। जो नर्स जो है वो क्या इंटरवेंशन लेगी? रिलीव द पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, पेशेंट के रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। ऑप्शन नंबर बी, इंकरेज द पेशेंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ। पेशेंट को बोलेंगे कि वो कफ करे और डीप ब्रीथ ले, या फिर इंक्रीज करेंगे फ्लूइड टू प्रमोट यूरिन आउटपुट, या फिर क्या करेंगे, फ्लूइड को बढ़ाएंगे ताकि यूरिन आउटपुट बाहर निकले ज्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, परफॉर्म परकशंस एंड पोस्चरल ट्रेनिंग, या फिर पोस्चरल ट्रेनिंग को परफॉर्म करेंगे या परकशन को परफॉर्म करेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखिए, आज की क्लास में आप बने रहिए लास्ट तक, देखिए हम बहुत अच्छा आपके लिए कुछ यूनिक चीज लेकर के आए हैं। क्या आपको पता है कि चिकन पॉक्स क्या होता है? क्या आपको पता है वो क्या होता है? वो रेड स्पॉट्स, ठीक है, वो ओस की बूंदे जो गुलाब की पंखुड़ियों पे दिखती है, उस टाइप के जो रेसेस होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या आपको पता है कि इंक्यूबेशन, चिकन पॉक्स की इंक्यूबेशन पीरियड कितनी होती है? तो चलिए आज हमारे क्लास में आज हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स के बारे में और फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट के बारे में। ठीक है, फ्लूइड वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, तो एसिड बेस वायलेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिए। आंसर बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका आंसर जो है, वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, क्योंकि एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, पोजीशन जो होता है वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया यहाँ पे। क्यों हो गया? क्योंकि देखो, पेशेंट को जो है सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है तो क्या करेंगे कि पेशेंट अगर सुपाइन पोजीशन में सोया हुआ है या लेटरल पोजीशन में सोया सोया हुआ है, तो उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्या करने के लिए?
सांस लेने के लिए, ठीक है, तो उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, क्या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके हेड को जो है और ज्यादा उठा देंगे, ठीक है, जब हेड को उठा देंगे तो उसको क्या होगा, थोड़ा सा सांस लेने में राहत होगा। जैसे हमें ही अगर कभी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या करते हैं, जब हम बेड पे लेटे रहते हैं, ठीक है, तो बेड पे लेटने से क्या होती है कि हम सांस लेने में हमें लगता है कभी कभी सांस ही नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन अगर 4-5 बार लूज मोशन भी हो जाए तो ऐसे ही थोड़ा सा हालत खराब हो जाता है कि अरे नहीं, बहुत वीकनेस लग रहा है, चक्कर आ रहा है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हुई है, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जैसे बहुत ज्यादा गैस चढ़ गया है तो लगता है यार सांस ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उस टाइम हम उठ के बैठते हैं, ठीक है, जब हम उठ के बैठते हैं तो वो हमें थोड़ा रिलैक्स फील होता है। दैट्स व्हाई वी विल गिव द टू गिव द सेमी पोलर पोजीशन और हाई पोलर पोजीशन। मतलब क्या, यहाँ पे एलिवेट करेंगे, द हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करेंगे, उठा के रखेंगे, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन से। अभी तक क्लास को आपने शेयर नहीं किया है, जल्दी से जल्दी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और क्लास में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नर्स इज असाइन टू केयर फॉर ए ग्रुप ऑफ अ क्लाइंट। एक नर्स जो है वो असाइन कर रही है क्या, केयर फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट को, क्या असाइन किया गया एक नर्स को, ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड। तो क्लाइंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड की रिव्यू पर द नर्स determine that which client is highest risk for fluid volume access। नर्स जो भी मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो उसके बेसिस पे नर्स को जो नर्स जो है बीच क्लाइंट बताएगी, क्या बताएगी कि कौन से क्लाइंट जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस पे जो रिस्क रिस्क पे है, फ्लूइड वॉल्यूम उनके अंदर ज्यादा होने का रिस्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, द क्लाइंट विद इलियोस्टोमी, क्लाइंट जो है वो इलियोस्टोमी हुआ है वो क्लाइंट हो सकता है रिस्क पे, या फिर द क्लाइंट विद रीनल फेलियर, या फिर जिस पेशेंट का जो है वो रीनल किडनी जो है वो रीनल फेलियर है, ठीक है, या फिर क्लाइंट विद डायूरेटिक्स, या किसी पेशेंट को डायूरेटिक्स चल रहा है, ठीक है, तब है, या फिर द क्लाइंट इज ऑन जीआई सक्शन, या फिर जीआई ट्रैक्ट से जो हम क्या कर रहे हैं, सक्शन करके निकाल रहे हैं, वो क्लाइंट है। तो आप बताइए, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखिए, पार्टिसिपेट करिए क्लास में, ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी शेयर करिए और लाइक कर दीजिए क्लास को, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे। बताइए क्या होगा। आप जस्ट इमेजिन करिए, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है उसके लिए हमें थ्योरी पढ़ने की जरूरत है, हम इतने सालों से नर्सिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो नर्सिंग पढ़ने से क्या होगा, मतलब एक बेसिक बेसिक चीज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होता है वो भी हम यूटिलाइज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रिस्क ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, क्या पूछ रहा है, रिस्क पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, इलियोस्टोमी हो गया, तो इलियोस्टोमी में कोई ब्लड लॉस वगैरह उतना नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से जो रिस्क, ये क्या बोलते हैं, एक्सेस वॉल्यूम, जो फ्लूइड वॉल्यूम जो एक्सेस नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया, द क्लाइंट विद रीनल फेलियर, यस, रीनल फेलियर के पेशेंट में हो सकता है रिस्क ऑफ एक्सेसिव एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जब हमारा किडनी, जब रीनल फेलियर जो होता है तो क्या करता है कि यूरिन आउटपुट जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, किडनी अच्छे से काम नहीं करती, किडनी बॉडी से क्या होता है, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किडनी ही तो बाहर करती है, तो वो जो होता है किडनी बाहर नहीं कर पा रही है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि हमारा फ्लूइड जो है वो हमारे बॉडी में ही रह रहा है, ठीक है, और अच्छे से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है हमारे बॉडी से, तो वो उसको चांसेस होते हैं, उस पेशेंट को हाई रिस्क होते हैं कि उसके अंदर जो है एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो गया, लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं। द क्लाइंट ऑन डायूरेटिक, देखो जब क्लाइंट को डायूरेटिक देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि डायूरेटिक देते ही है फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी डी जो है, द क्लाइंट ऑन जीआई सक्शन, देखो सक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सक्शन से तो हमारा बॉडी से तो चीजें बाहर आ रही है ना, बाहर एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो उससे हमारा एक्सेसिव नहीं होगा, उससे हमारा क्या होगा, डेफिसिट हो सकता है, ठीक है, डायूरेटिक से भी डेफिसिट हो सकता है, लेकिन ज्यादा देने से, और जीआई सक्शन से भी हो सकता है, लेकिन हाइपोवोलेमिया में जा सकता है पेशेंट, लेकिन क्या है कि जब रीनल फेलियर होता है तो वो एक्सेस होता है रिस्क उसके फ्लूइड वॉल्यूम होने के। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलिए, अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया आप लोग, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास में बने रहिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी जल्दी शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज बीन टेकिंग डायूरेटिक्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस।
एक नर्स जो है वो क्या कर रही है, केयर कर रही है एक क्लाइंट को, जो कि क्या है लॉन्ग टर्म टर्म बेसिस जो है क्या ले रहा है, डायूरेटिक्स, मतलब बहुत लंबे टाइम से क्या है डायूरेटिक्स पे है, ठीक है। द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, अब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज सस्पेक्टेड, उसको क्या लग रहा है कि बहुत दिन से डायूरेटिक्स पे है, तो क्या उसको फ्लूइड वॉल्यूम क्या लग रही है, कम लग रही है, डेफिसिट का सस्पेक्टेड लग रहा है, सस्पेक्ट कर रही है, उनका सस्पेक्टेड है। विच असेसमेंट्स finding would be the noted in the client with this condition। तो कौन सा असेसमेंट जो है वो हम नोट करें, नर्स जो है वो नोट करेगी, कौन सी फाइंडिंग जो है असेसमेंट से नर्स जो नोट करेगी विद दिस क्लाइंट, इस क्लाइंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, रेल्स, ऑप्शन नंबर बी बीपी, ऑप्शन नंबर सी हेमाटोक्रिट, ऑप्शन नंबर डी सीबीपी। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा ऑप्शन। देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि जब पेशेंट जो होते हैं वो डायबिटिक, जब डायबिटिक देते हैं पेशेंट को तो क्या होता है, फ्लूइड जो होता है वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो होते हैं वो बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम लोग देते हैं डायूरेटिक्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो रिस्क होता है हाइपोवोलीमिया का या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का, ठीक है। तो उसके वजह से अब हमारा पूछ रहा है कि अगर ऐसा है सस्पेक्टेड है तो उसमें कौन सा इसमें से देखा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्यों होगा, क्योंकि सीबीपी हमेशा जो है डिक्रीज होता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन हाइपोवोलीमिया, ठीक है, हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया में क्या होता है, डिक्रीज होता है, और इंक्रीज होता है हाइपरवोलीमिया में, हाइपरवोलीमिया। सीबीपी क्या होता है कि वो इंक्रीज होता है हाइपोवोलीमिया में, और सॉरी, सीबीपी जब डिक्रीज होता है हाइपोवोलीमिया में, वॉल्यूम कम होगा तो सीबीपी कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो सीबीपी ज्यादा होगा, सीधा सी बात है, ठीक है, बहुत बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ चाइल्ड हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, एक चाइल्ड जो है उनको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट है। द नर्स परफॉर्म इन, नर्स जो है परफॉर्म इन असेसमेंट एंड डिटरमाइन दैट द चाइल्ड इज इम्प्रूविंग। नर्स जो है वो एक असेसमेंट परफॉर्म कर रही है जो डिटरमाइन करता है चाइल्ड इज इम्प्रूविंग, कि चाइल्ड जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, एंड द डेफिसिट इज रिजॉल्विंग इफ, रिजॉल्विंग, जो जो उसके अंदर डिफिशियंसी है वो रिजॉल्व हो रहा है, और क्लाइंट जो है वो ठीक हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर एक इसमें से कौन सा होगा, अ, बताओ। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन जो होता है 1.0 से लेकर 1.030 हो जाएगा, या फिर द चाइल्ड हैज नो टीयर्स, या फिर चाइल्ड के आंख में चाइल्ड का कोई आंसू नहीं होगा, या फिर कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है, या फिर यूरिन आउटपुट लेस देन 1 ml पर केजी पर आवर हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा ऑप्शन। आप कमेंट बॉक्स को राफेल की तरह उड़ा दीजिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। फटाफट आंसर बताइए। देखिए ये हमारा क्या होगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये कैसे हो जाएगा ये भी देख लो आप। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बता रहा है कि हमारा देखो नॉर्मली कैपिलरी रिफिल टाइम हम लोग क्या पढ़े हैं, ठीक है, कैपिलरी रिफिल टाइम जो हम इससे कैसे चेक करते हैं, नाखून से चेक करते हैं, ऐसे दबाते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं, फिर ये तुरंत 2 सेकंड के अंदर ये जो पिंक कलर, ये इसमें पिंक कलर का दिखने लगता है, मतलब रेड रेड हमारा ब्लड का सप्लाई सही से प्रॉपर तरीके से दिखने रहता है, तो क्या करता है वो दिखने लगता है। तो कैपिलरी रिफिल टाइम जो होता है वो होता है हमारा लेस देन 2 सेकेंड, ठीक है, लेस देन 2 सेकेंड्स अगर होता है तो इंडिकेट द नॉर्मल, क्या इंडिकेट करता है, नॉर्मल इंडिकेट करता है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, अगर ये प्रोलॉन्ग होता है तो क्या इंडिकेट करता है, हमारा डिहाइड्रेशन और शॉक इंडिकेट करता है। इफ प्रोलॉन्ग कैपिलरी रिफिल, प्रोलॉन्ग कैपिलरी रिफिल टाइम इंडिकेट, इंडिकेट शॉक और डिहाइड्रेशन,
शॉक और डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या करता है, शॉक करता है या फिर डिहाइड्रेशन इंडिकेट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। मोर देन 2 सेकेंड्स उसमें लिख सकते हैं कि मोर देन 2 सेकेंड से ज्यादा होता है तो अगर इसमें क्या पूछा है कि परफॉर्म, जो क्लाइंट जो है वो इम्प्रूव कर रही है, उसकी कंडीशन जो है ठीक हो रही है, तो रिजॉल्व हो रहा है, तो डेफिसिट जो है वो रिजॉल्व हो रहा है, तो सबसे पहले किस साइंस से, किस असेसमेंट से हमें पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी। कैपिलरी रिफिल टाइम जो होता है वो हमारा जो बताता है कि पेशेंट जो है डेफिसिट में जो था वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, बाकी ये जो है ऑप्शन नंबर बी और ए और डी जो है, ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को बताता है। क्या इंडिकेट करता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है। देखिए क्लास में इतने कम व्यू क्यों जा रहे हैं, आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आ रहा है क्या? देखो आप क्लास में ज्वाइन नहीं करोगे, आप पढ़ोगे नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि क्लास के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। आप रुको, थोड़ा सा पढ़ा देखो, क्लास को एक दिन दो दिन देखो, अगर आपको समझ में आता है तो आप क्लास कंटिन्यू करो। देखो क्लास देखने से ही समझ में आता है। आप एक दिन यहाँ टीचर के पास, आप एक दिन उस टीचर के पास पढ़ने से नहीं होता। आप कहीं भी पढ़ो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ठीक है, लेकिन एक बार यही कहेंगे कि आप यहाँ पे एक हमारे चैनल पे एक बार रुको और सर की क्लास और मेरी क्लास भी देखो, और आपको जरूर अच्छी लगेगी हम लोगों की क्लास, और बेहतर से बेहतर हम अपना कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज। सीवियर डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट कोलोइड इमीडिएटली। इमीडिएटली कोलोइड स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी, स्टार्ट रिंगल लैक्टेट इमीडिएटली, या फिर आरएल जो होता है वो हम तुरंत शुरू कर देते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिनेशन ऑफ 5% डेक्सट्रोज विद आरएल, या फिर कॉम्बिनेशन करते हैं 5% डेक्सट्रोज का आरएल के साथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी, स्टार्ट डीएनएस इमीडिएटली, या फिर डीएनएस को इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। बहुत इजी है, सीवियर डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट पूछा है। देखिए अभी क्लास में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे और भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे शॉर्ट्स, मतलब क्लास के साथ साथ प्रेसनल भी पढ़ाया जा रहा है आपको। उसके बाद से आपको अंदर चल के हर एक क्लास में दो तीन टॉपिक के ऐसे शॉर्ट नोट्स तो लिखवाई दिया जाएगा। तो आप क्लास में टिके रहिए, बने रहिए, और फिर देखिए कि क्लास कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए लाइक को, और लाइक भी करिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्टार्ट रिंगल लैक्टेट इमीडिएटली। ठीक है, क्या करते हैं हम, आरएल जो होता है वो सीवियर डिहाइड्रेशन का ट्रीट, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन लेके आ रहा है पेशेंट, तो उसको हम क्या करेंगे, तुरंत से आरएल चढ़ा देते हैं। ठीक है, एज पर फिजिशियन ऑर्डर। ठीक है, आपको अपने में से नहीं चढ़ाना, फिजिशियन का ऑर्डर पे चढ़ाना है, और स्टार्ट करते हैं रिंगल लैक्टेट इमीडिएटली। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चले। देखो अगर आप क्लास वॉच कर रहे हो तो एटलीस्ट शेयर, मतलब कमेंट भी किया करो, ताकि पता चले कि हाँ आपको कोई डाउट है, या फिर सही जा रहा है क्लास की नहीं, आपको कितना आ रहा है। आप अपने खुद को एसेस करो ना क्लास में कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल द नर्स इज प्रोवाइडिंग अ पेशेंट प्रोफेशनल पर्सनल हाइजीन। वाइल नर्सिंग, एक नर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है पेशेंट का पर्सनल हाइजीन। ठीक है, सी ऑब्जर्व दैट, शी ऑब्जर्व दैट ही हिज स्किन इज एक्सेसिवली ड्राई। तो वो क्या ऑब्जर्व कर रही है कि स्किन जो है एक्सेसिव ड्राई है। ठीक है, क्या है, एक्सेसिव ड्राई है। हमने आपको बोला है कि क्वेश्चन पढ़ने का भी एक तरीका होता है। हम एमसीक्यू क्यों प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के दो तीन रीजन होते हैं। एक, कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने का तरीका पता होता है। दूसरा, सबसे पहला रूल होता है कि आप कोई भी क्वेश्चंस को दो बार पढ़ो। फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए क्वेश्चंस को आप उसको अंडरलाइन करते जाओ। ठीक है, जब आप मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन करते हो ना, तो वो एक फर्स्ट टाइम में आपकी क्वेश्चन 50% समझ में आ जाती है। किसी को 100% आ जाएगी, किसी को 50% आ जाएगी। सेकेंड टाइम जब आप उसको अंडरलाइन किए और फिर रीड करोगे ना, तो आपको पूरा 100%, जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा ना वो भी क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने का सबसे इजी तरीका होता है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप समझो, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, फिर आप ऑप्शन की तरफ जाओ।
आप क्वेश्चन समझे ही नहीं, क्वेश्चन आपको लग रहा है आपने पढ़ लिया और तुरंत ऑप्शन पे पहुंच जाए, तो फिर क्या होता है, इससे से सिली सिली मिस्टेक जो होती है एग्जाम में और फिर निगेटिव मार्किंग आ जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अंडरलाइन करके हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना है, अंडरलाइन करके पढ़ना और फिर हमें ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को समझने के बाद। तो चलिए, एक्सेसिवली ड्राई है, क्या हो, नर्स जो है वो पेशेंट को पर्सनल हाइजीन दे रही है, जिसमें कि वो ऑब्जर्व कर रही है कि पेशेंट का स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो प्रोसीजर के दौरान ही टेल हर दैट ही इज वेरी थर्स्टी, वो क्या कह रहा है पेशेंट नर्स से कि वो क्या फील कर रहा है, बहुत ज्यादा प्यास फील कर रहा है, ठीक है। एन अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस वुड बी, तो उसके लिए एक नर्सिंग सही डायग्नोसिस क्या होगा, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल फॉर इम्पेयरमेंट स्किन इंटीग्रेटेड रिलेटेड टू अल्टर ग्लैंड फंक्शनिंग, या फिर पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर सी, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर डी, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू अल्टर सर्कुलेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना अपना आंसर बता दीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रेटेड रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्या होगा कि पोटेंशियल होगा फॉर इम्पेयर्ड है स्किन इंटीग्रिटी, इसके लिए से रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, पेशेंट को क्या है, डिहाइड्रेशन क्या है, एक्सेसिव ड्राई स्किन किसका साइन सिम्टम्स है, डिहाइड्रेशन का है, ठीक है, पेशेंट का। तो क्या है, रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट ऑप्शन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो यहाँ हमारा खत्म होता है हाइड्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, हम सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, तो आगे आप गेस करके बताओ क्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको हिंट दे दिया था। आज बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है एग्जाम पॉइंट सबसे व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारे सब PYQ ही क्वेश्चन है। तो आप क्लास में बने रहिए और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, लो बाबा अब एबीजी बच गए थे बस। एबीजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एबीजी से क्वेश्चन पूछ ले या फिर उससे उसके वैल्यू दे के क्वेश्चन पूछ ले, या फिर उसका टेस्ट एबीजी करने से पहले कौन सा टेस्ट करते हैं वो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन एबीजी एग्जाम में नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो एबीजी को एकदम हल्के में मत लेना, बहुत भैया बहुत भारी है ये। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस, एबीजी के एनालिसिस के दौरान ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, लो पूछ लिया ना कलेक्शन। ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आर्टरी से, ऑप्शन नंबर बी वेन से, ऑप्शन नंबर सी कैपिलरी से, ऑप्शन नंबर डी एनी साइड से। अब बताओ क्या होगा आंसर, बताओ क्या होगा आंसर। एबीजी एनालिसिस किया हो कभी वार्ड में, कोई स्टूडेंट टाइम में किया होगा या फिर कोई जॉब टाइम में जॉब कर रहा होगा तो जॉब टाइम में किया होगा, किसी ने किया ही नहीं होगा। अच्छा देखे हो ना, देखे तो हो गए ना, डॉक्टर करते हैं ज्यादातर टाइम डॉक्टर ही करते हैं। हाँ कुछ एक्सपर्ट अगर सिस्टर लोग भी, नर्स लोग भी जो होती है बस स्पॉट होती है तो वो लोग भी कर लेती है। हम्म, देखे हो बताओ तो कमेंट बॉक्स में, किए हो या देखे हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, आर्टरी से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, आर्टरी से। एबीजी एनालिसिस में क्या करते हैं, यहाँ से हम ब्लड लेते हैं, यहाँ से नहीं आता तो हम क्या करते हैं, फिर फेमोरल से ब्लड लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एबीजी एनालिसिस, एबीजी के एनालिसिस में विच पैरामीटर आर असेस, कौन सा पैरामीटर असेस करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सोडियम बाइकार्बोनेट और पीएच असेस करते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर CO2 या ऑक्सीजन और पीएच करते हैं, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच करते हैं। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और पीएच करते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताइए क्या होगा।
चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। देखिए आप कमेंट बॉक्स में बने रहोगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेट लगेगा कि चलो यार इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं हम लोग, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको पसंद आ रही है कंटेंट, है ना। वरना तो ऐसे नया टीचर समझ करके क्लास आधा देखेंगे, आधा आधा भी नहीं देखेंगे, शुरू में ही चले जाते हैं, अरे यार पता नहीं क्या पढ़ाएगी मैम। ऐसे किसी को जज नहीं किया जाता। आप एक बार क्लास में रुको, क्लास को देखो। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास जरूर पसंद आएगी। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई कहीं पे कुछ दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो बेझिझक, मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। देखिए यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सीजन। ठीक है, और CO2, ये जो होता है हमारा एबीजी के एनालिसिस में होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिए आप, एबीजी एनालिसिस में, एबीजी एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट, रिपोर्ट इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड्स HCO3, जिसे बाइकार्बोनेट कहते हैं, PaCO2, PaCO2 हो गया, PaO2 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पीएच हो गया, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन सा होता है, सोडियम और पोटेशियम। क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ये इतने सारे कंपोजिशन से क्या बोलते हैं हमारे ओएबीजी के रिपोर्ट्स में जो हम देखते हैं। जहां तक सबको समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चले, किसी को कोई दिक्कत। देखो अगर दिक्कत है तो क्लास में कमेंट करो, ऐसे क्लास मतलब आधा देख के आधा छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है पीएच वैल्यू बिलो 7 इज गर्ल। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हम एक जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, 9, 10, 11, 12 से पढ़ते आ रहे हैं। तो पीएच का वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर बी एसिडिक, ऑप्शन नंबर सी एल्कलाइन, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए और बी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, पीएच का वैल्यू पूछा है, अगर 7 से कम है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए पीएच के वैल्यू जो होता है 0 से लेकर के 14 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हो गया हमारा 7 हो गया, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो जाता है या बेसिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अगर 7 से कम है तो ये हमारा हो जाएगा एसिडिक, एसिडिक हो जाता है, और ये जो होता है एल्कली, एल्कलाइन हो जाता है। ठीक है, पीएच जब बढ़ता है तो एल्कलाइन होता है, 7 से कम होता है तो क्या हो, एसिडिक हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट, तो एक एबीजी एनालिसिस कर ही लिया भाई, किसी पेशेंट का तो खून ले ही लिया है। ठीक है, तो पीएच कितना है हमारा वैल्यू, 7.20। ठीक है, एनालिसिस के रिपोर्ट पे देख रहे हैं पीएच। और क्या है, PCO2 जो है वो है हमारा 35 mmHg। ठीक है, कार्बन बाइकार्बोनेट कितना है हमारा, 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दिस फाइंडिंग आर सजेस्ट, तो क्या सजेस्ट कर रहा है ये फाइंडिंग, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऑप्शन बताइए अपना क्या होगा, आंसर बताइए फटाफट क्या होगा। सब सो रहे हो क्या अभी तक, आंसर बताइए। देखिए अगर हम नॉर्मल पीएच का वैल्यू देखें तो नॉर्मल पीएच का वैल्यू देखते हैं तो क्या होता है, 7.35 से लेके 7.45 होता है। ठीक है, नॉर्मल PCO2 का वैल्यू देखें तो कितना होता है, 35 से 45 होता है। बाइकार्बोनेट का वैल्यू देखें तो कितना होता है,
कहीं पे 21 दिया रहता है, किसी का कहीं पे 22 दिया रहता है, 22 से ही लेते हैं, तो 22 से 27 होता है। ठीक है, ये हमारे जो हो गए, ये सारे हमारे नॉर्मल वैल्यू हो गए। अब बताओ, अब इसमें देखो एबनॉर्मल कौन कौन सा है। पीएच जो होता है, यहाँ पे हमारा लो दिया हुआ है, मतलब डिक्रीज है पीएच हमारा। पीसीओ2 जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, क्या है, नॉर्मल है, ये डिक्रीज है। और यहाँ पे क्या है, 27, ये भी ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया कि पीएच जो है वो कम दिया हुआ है। और तो पीएच अगर कम है तो क्या हो रहा है, एसिडिक हो रहा है, क्या हो रहा है, एसिड हो रहा है। और डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, बाइकार्बोनेट कितना दिया है, सॉरी बाइकार्बोनेट इस 27 लिख दिया है, इसमें 20 दिया है। हाँ, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज हो रहा है। तो पीएच और बाइकार्बोनेट एक साथ है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा, मेटाबोलिक। ठीक है, ये तो आप क्लियर समझ लो कि रेस्पिरेटरी के साथ क्या होता है, हमेशा पीएच और रेस्पिरेटरी के साथ अपोजिट होता है। लेकिन अगर मेटाबॉलिक का केस है तो हमेशा पीएच और बाइकार्बोनेट जो होता है एक जैसा, अगर डिक्रीज है तो डिक्रीज, इंक्रीज है तो इंक्रीज। तो पहले हो गया हमारा मेटाबॉलिक, ये तो क्लियर हो गया कि भाई मेटाबॉलिक का होगा। तब चलो यहाँ पे रेस्पिरेटरी वाला तो काट ही दो, हटा ही दो। अब हमारे पास बचा दो ऑप्शन, एक मेटाबॉलिक और एक एसिडोसिस, सॉरी, एक मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये हमारा ये तो क्लियर हो गया मेटाबॉलिक के। तो अब हमें दो ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। अब हमें देखना है कि एसिडोसिस होगा या फिर एल्कलोसिस होगा। तो पीएच क्या होता है, वो डिक्रीज है, पीएच क्या है, डिक्रीज है। तो ये एसिड का क्या कर रहा है कि बॉडी में रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पीएच जो है वो डिक्रीज है। तो और हम लोग क्या पढ़े थे कि पीएच अगर कम होता है तो एसिड होता है, पीएच अगर ज्यादा हो तो एल्कलोसिस होता है। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सी बात है कि हमारा क्या हो जाएगा, एसिडोसिस, क्योंकि पीएच जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको, आगे बढ़े। ये नॉर्मल वैल्यू याद रखना, अभी आगे क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्terial ब्लड वैल्यू कंसिस्टेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आर्terial ब्लड गैस वॉल्यूम वैल्यू में कंसिस्टेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए पीएच 7.35, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड 48 of Hg, ऑप्शन नंबर सी बाइकार्बोनेट 16%, ऑप्शन नंबर डी PaO2 90%। चलिए ऑप्शन बताइए क्या होगा। आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, तो इसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। हमारा जो बाइकार्बोनेट जो 16% ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमेशा एसिडोसिस होगा, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि ये बफर बेस होता है, क्या होता है, बफर बेस होता है, ठीक है। और ये अगर डिक्रीज होता है तो बिलो होता है नॉर्मल से, तो क्या होता है, हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द आर्terial ब्लड गैस एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट shows that they decrease bicarbonate level and the pH value denote। एबीजी एनालिसिस में क्या है कि रिपोर्ट क्या बता रहा है, डिक्रीज कर रहा है बाइकार्बोनेट लेवल का एंड पीएच वैल्यू डिनोट। ऑप्शन नंबर डिक्रीज बाइकार्बोनेट जो है ये भी डिक्रीज है, ठीक है, ये भी कम है। और पीएच वैल्यू, बाइकार्बोनेट लेवल एंड पीएच वैल्यू डिनोट, पीएच वैल्यू डिनोट कर रहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर सी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखिए, ये पीएच हमारा भी डिक्रीज है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट भी क्या है हमारा, डिक्रीज है। अभी हमने पढ़ा था कि ये जो दोनों डिक्रीज की कंडीशन में आता है तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी को तो पहले ही काट दो, एल्कलोसिस तो होगा नहीं क्योंकि पीएचपी हमारा डिक्रीज है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्वेशन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस।
ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, शॉक एंड डायरिया में लीड टू, ठीक है, स्टार्वेशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में या फिर शॉक और डायरिया में लीड टू, क्या कॉज करता है? ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी मेटाबॉलिक, ऑप्शन नंबर सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। कमेंट करके बताइए ऑप्शन क्या होगा। कमेंट करके बताइए ऑप्शन क्या होगा। आंसर बताइए। आंसर बताइए, आंसर आंसर आंसर। आंसर बताइए। ये देखिए क्या होगा कि स्टार्वेशन डायबिटिक कीटोसिडोसिस शॉक एंड डायरिया जो है इससे हमेशा क्या हो रहा है कि पहले तो ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वाले ऑप्शन ही काट दो। बचा हमारा एल्कलोसिस और एसिडोसिस का ऑप्शन, तो इसमें से क्या होगा कि ये हमारा डायबिटिक कीटोसिडोसिस है और उसमें डायरिया हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो फ्लूइड का लॉस हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो फिर वो डिक्रीज होगा, तो क्या होगा हमारा, ये हमारा एसिडोसिस होगा, ठीक है, एल्कलोसिस नहीं होगा। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होगा, फिर क्या होगा हमारा एसिडोसिस होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलिए। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? सब चीज क्लियर है सबको? चलिए, which arterial blood gas would be the nurse expect in the client diagnosed with diabetic ketoacidosis? ये जो आर्teriयल ब्लड गैस है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी इन द क्लाइंट डायग्नोस्ड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो पेशेंट जो है डायग्नोस्टिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से। ऑप्शन नंबर ए पीएच जो है 7.34, पी इससे पीएससीओ2 99, पीएससीओ2 पीएस पीएओ2 जो है 99, पीएससीओ2 जो 48 और बाइकार्बोनेट जो है वो 24। ऑप्शन नंबर बी इज पीएच 7.38, ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन 95, कार्बन डाइऑक्साइड 40 और बाइकार्बोनेट 22। पीएच जो है नेक्स्ट ऑप्शन 7.46 एंड ऑक्सीजन 45 85 और कार्बन डाइऑक्साइड 30 और बाइकार्बोनेट 26। ऑप्शन नंबर डी 7.30 एंड ऑक्सीजन 90 और कार्बोनेट सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 30 और बाइकार्बोनेट 18। चलिए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए अपना। आंसर बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा हमारा, क्या पूछा है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीएच जो होता है हमारा, देखो इसमें क्या है, पीएच जो है ये भी डिक्रीज है, तो ऑक्सीजन जो है ये क्या बोलते हैं, पीए टू 90 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 35, ये भी थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, ये जो है ये ज्यादा कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिनोट करेगा पीएच और बाइकार्बोनेट डिक्रीज है, तो ये हमारा क्या डिनोट करेगा, ये हमारा डिनोट करेगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन डायूरेटिक थेरेपी। एक पेशेंट, एक नर्स जो है वो केयर कर रही है डायूरेटिक्स, पेशेंट जो है वो डायरेटिक थेरेपी पे है उसका, और द नर्स वुड मॉनिटर द पेशेंट फॉर विच एसिड बेस्ड डिसऑर्डर। नर्स जो है वो मॉनिटर करेगी विच पेशेंट को विच एसिड बेस्ड डिसऑर्डर के लिए। ऑप्शन नंबर ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी एसिड एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर सी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर डी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन बताइए क्या होगा। डायूरेटिक थेरेपी है तो हम फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है हमारे बॉडी से, तो रेस्पिरेटरी से इसका रेस्पिरेटरी से क्या है हमारा, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो रेस्पिरेटरी वाला ऑप्शन ही हटा दो, बाकी बचा एसिडोसिस और एल्कलोसिस। ठीक है, तो बॉडी से क्या हो रहा है कि डायूरेटिक थेरेपी में है तो वो बॉडी से जो है वो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या होगा।
ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्यों होगा ये हम देख लेते हैं। कॉज क्या होता है, कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एल्कलोसिस। ठीक है, कॉज क्या होगा, कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पेशेंट जो है एक्सेस आर यूज ऑफ डायूरेटिक्स, यूज ऑफ डायूरेटिक्स, डायूरेटिक। ठीक है, और इसमें इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो रहा है लॉस, लॉस हाइड्रोजन आयन का लॉस हो रहा है, और क्या हो रहा है, क्लोराइड का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, क्लोराइड का लॉस हो रहा है। फिर क्या होगा, परसिस्टेंट एंड एक्सेस, सॉरी, परसिस्टेंट एंड एक्सेस, एक्सेस क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट एंड एक्सेस वोमिटिंग एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एक्सेस वोमिटिंग, वोमिटिंग एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एंड गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक सिक्रीशन। क्या हो रहा है, परसिस्टेंट वोमिटिंग एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक सक्शन, एंड गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक सक्शन। फ्रैक्चरिंग होता है या फिर लावेज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ हाइड्रोजन, क्लोराइड का लॉस होता है। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, मैसिव क्या होता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और क्या होगा, ओवरडोज ऑफ एंटा एसिड, ओवरडोज ऑफ एंटा एसिड। ठीक है, क्या होगा, ओवरडोज ऑफ एंटा एसिड। तो एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एक्सेसिव कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होगा कि जब बॉडी से ज्यादा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो उसके साथ क्या होगा कि हमारा हाइड्रोजन आयन भी बाहर निकल जाएगा। फिर एल्कलीन जो होता है, एल्कलाइन जो होता है वो कंडीशन आ जाएगी, एल्कलोसिस की कंडीशन आ जाएगी। जिसमें कि क्या हो जाएगी, जैसे हम अगर कॉजेज अगर देखें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से, तो उसमें क्या होगा, हमारा वोमिटिंग, अगर एक्सेसिव बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रहा है तब हो रहा है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन कर रहे हैं तब हो रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमारा डायबिटिक्स दे रहे हैं पेशेंट को लॉन्ग टर्म है तो उसकी वजह से हो सकता है, और मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी एक कॉज होता है, ओवर डोज ऑफ एंटी एसिड लेते हैं वो भी एक कॉज होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी हमारा एक कॉज होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स, कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। यहाँ तक सबको क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट, एक नर्स जो है वो केयर कर रहा है, कर रही है एक इन्फेंट का, हु हैज इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल और अनकंट्रोल वोमिटिंग, जिसका जिसका क्या है, बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल वोमिटिंग हो रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ई एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन नंबर सी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन नंबर डी एल्केलोसिस। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, हमारा हाइपरकैलेमिया और हाइपरनेट्रीमिया तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, एसिड और एसिडोसिस और एल्कलोसिस में देखना है तो क्या होगा, हमारा बॉडी में से क्या होगा कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में जो होता है बाइकार्बोनेट और एसिड हाइड्रो, इसमें क्या होता है कि हमारा एसिड जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। जब एसिड जो डिक्रीज होता है तो हाइड्रोजन का क्या होता है, एसिड आयन जो होता है, हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब डिक्रीज हो जाता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कॉज करता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा तो फिर हमारा हो जाएगा एल मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम।
विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग, कौन सा इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग है, इज एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट हु हैज अंडरगोन, जो एक्सपेक्टेड है पेशेंट में हु हैज अंडरगोन गैस्ट्रिक लावेज, जिसको पेशेंट का क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक लावेज कर रहे हैं, एंड प्रोलॉन्ग वोमिटिंग, और बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग वोमिटिंग है उसको। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज सीरम पीएच, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज सीरम ऑक्सीजन लेवल, ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज सीरम ऑस्मोटिक लेवल। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगी, गैस्ट्रिक लावेज कर रहे हैं और प्रोलॉन्ग वोमिटिंग हो रहा है, तो इंक्रीज हो जाएगा सीरम बाइकार्बोनेट का लेवल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। द क्लाइंट हु हैज द फॉलोइंग आर्terial ब्लड गैसेस, क्लाइंट जो है वो फॉलोइंग आर्terial ब्लड गैसेस हो रहा है, ठीक है। तो पीएच जो है 7.9 है, पीएच कितना है, पीएच 7.19, और क्या है, पीएसीओ2 जो है वो है 33, ठीक है। पीएओ2 जो है 95, बाइकार्बोनेट जो है वो कितना है 19। तो क्या बताया, बीच मेडिकेशन वुड बी द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर बेस्ड ऑन द रिजल्ट, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बेस पे नर्स जो है कौन सा मेडिकेशन प्रिपेयर करेगी पेशेंट को देने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन बाई नेजल कैनुला, ऑप्शन नंबर सी एपिनेफ्रिन इंट्रावेनस पुश, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोटाइड ओरली। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए फटाफट, आंसर करिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ देखो पीएच जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जो है 33, ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा ये ठीक है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट जो है ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये जब डिक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस होगा, ठीक है, एसिडोसिस। अब ये जब एसिडोसिस हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो ले लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग इंट्रावेनस आईवी एडमिनिस्टर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये करेक्ट द क्या करेगा उसको, बफर बेस को करेक्ट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, बफर के बेस को करेक्ट करेगा। और क्या करेंगे, हमारा न्यूट्रलाइज, एसिडिक एसिडिक हुआ है हमारे बॉडी में, एसिडिक हुआ है तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे आईवी के थ्रू से। यहाँ तक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन एबीजी रिपोर्ट पीएच, एबीजी रिपोर्ट में जो है पीएच जो है 7.3 है, ठीक है, पीएच 7.3 है, पीएच 7.3, PaCO2 70, PaCO2 70 है, ठीक है। PaO2 जो है वो 80% है, 80%, एंड बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट वो 24 है। तो क्या पूछ रहा है, रिप्रेजेंट व्हाट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज अबव। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पहले देखते हैं, पीएच जो है वो डिक्रीज है, पीएसीओ2 जो है वो 70 दिया हुआ है, ऑक्सीजन जो है 80% है, ये थोड़ा सा, ये जो है ये बढ़ा हुआ है, ये जो है ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि हमेशा जब पीएच पीएच और रेस्पिरेटरी में हमेशा क्या होता है कि पीएच और रेस्पिरेटरी वाला जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमेशा अपोजिट में रहता है, ठीक है। अपोजिट में मतलब यहाँ पे कुछ रेस्पिरेटरी का, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी का रिलेटेड कंडीशन हो जाएगा, तो ये हम मेटाबॉलिक को पहले हटा देते हैं, ये नन ऑफ दिस होगा नहीं, अब एसिडोसिस और एल्कलोसिस में लेना है। पीएच जो है वो कम है तो हमारा क्या होगा, एसिडोसिस होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। द फाइंडिंग रिप्रेजेंट द रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आर्टेरियल ब्लड गैस दैट इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आर्टेरियल ब्लड गैस जो है जो सजेस्ट कर रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का, ऑप्शन नंबर ए पीएच 7.3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 50 एम एम ऑफ एच जी। पीएच जो है 7.5, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 एम एम ऑफ एच जी। ऑप्शन नंबर सी इज पीएच 7.3 एंड बाइकार्बोनेट इतना हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज 7.5, बाइकार्बोनेट 30। तो ये जो हमारा क्या पूछ रहा है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड पूछे तो बाइकार्बोनेट को तो पहले साइड कर दो। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, बाइकार्बोनेट को पहले साइड कर देंगे हम लोग। अब हमारे पास बचा दो ऑप्शन। ठीक है, रेस्पिरेटरी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पीएच, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो क्या पूछ रहा है हमारा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पूछ रहा है। तो बताइए क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीएच जो है इसमें कम है और बाइकार्बोनेट जो है इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा जो है अपोजिट होता है, एक इंक्रीज है और एक डिक्रीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। 7.3 पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 50 एम एम ऑफ एच जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नॉर्मल रेंज ऑफ PaCO2 एंड इन एबीजी सैंपलिंग। देखो नॉर्मल रेंज पूछ रहा है PaCO2 इन एबीजी सैंपलिंग। तो अभी हम लोग फर्स्ट उधर एक दो क्वेश्चन में पढ़े थे। ऑप्शन नंबर ए 30 टू 40 एम एम ऑफ एच जी। ऑप्शन नंबर बी 40 टू 45 एम एम ऑफ एच जी। ऑप्शन नंबर सी 35 टू 40 एम एम ऑफ एच जी। ऑप्शन नंबर डी 35 से 45 एम एम एच जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, 35 टू 45 एम एम ऑफ एच जी। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच लेबोरेटरी रिजल्ट शुड अलर्ट द नर्स टू परफॉर्म द फर्दर असेसमेंट ऑन पेशेंट एडमिटेड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, तो कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग जो बोलेगा और फर्दर असेसमेंट की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए PaCO2 लेस देन 50 एम एम ऑफ एच जी। ऑप्शन नंबर बी बाइकार्बोनेट लेस देन 27 मिली इक्विवेलेंट पर एम एम per liter. Option number C is PaO2 less than 90 mm of Hg. Option number D is SpO2 less than 90%। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पी बाइकार्बोनेट जो देखिए वो नॉर्मल है, ठीक है, ये 90 से ठीक है, ये भी। और हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। PaCO2 जो है वो हमारा 50 लेस देन 50 है। ठीक है, ये जो हमारा लेस देन हमारा 50 PaCO2 जो है वो हमें असेस करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। Which of the following condition would be the nurse recognize contribute to the development of respiratory acidosis? Respiratory acidosis होगा ऑप्शन नंबर ए emphysema, ऑप्शन नंबर बी hyperventilation, ऑप्शन नंबर सी डायरिया, ऑप्शन नंबर डी एक्लेसिस एक्लेसिया। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए। आंसर बताइए क्या होगा। देखिए अगर डेवलपमेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पूछ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा इम्फाइजमा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों होगा यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो होता है ये क्या करता है कि एसिडोसिस कॉज बाई एसिडोसिस एसिडोसिस कॉज्ड बाई कॉज्ड बाई क्या करता है, कॉज्ड बाई इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, इनएडिक्वेट एडिक्वेट इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। ठीक है, क्या कॉज करता है, वेंटिलेशन कॉज करता है। एंड रिटेंशन रिटेंशन ऑफ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, रिटेंशन करता है। और इसके वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिटेंशन करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्फाइजमा हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। हाइपर वेंटिलेशन क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर में जो होता है, हाइपर वेंटिलेशन में कोई डिफेक्ट होता है रेस्पिरेटरी सेंटर में, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लाइक टू COPD ब्रोंकाइटिस ये सब चीजों में क्या होता है, होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसिड बेस बैलेंस इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है एसिड बेस बैलेंस का जो इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए हाइपर वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर हाइपर वेंटिलेशन कॉज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, या फिर ऑप्शन नंबर बी ओवर यूज ऑफ एंटा एसिड कॉज मेटाबोलिक एसिडोसिस। नहीं, ओवर यूज ऑफ ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इज hyperventilation cause respiratory acidosis. ऑप्शन नंबर डी लॉस ऑफ गैस्ट्रिक जूस कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओवर यूज ऑफ एंटा एसिड का अगर ज्यादा यूज करते हैं तो वो क्या कॉज करता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए, जैसा कि हमने चिकन पॉक्स के बारे में पढ़ा था, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो चिकन पॉक्स से रिलेटेड है। एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम चिकन पॉक्स से रिलेटेड। हाँ ठीक है, हम एक एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं चिकन पॉक्स से रिलेटेड। तो क्या, विच इज द फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रन? कौन सा साइन जो है चिकन पॉक्स का वो चिल्ड्रन में सबसे फर्स्ट साइन होता है? ऑप्शन नंबर ए फीवर, रैशेस, स्विवरिंग एंड मीजल्स। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑफ सॉरी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, रैशेस। ठीक है, तो चलिए चिकन पॉक्स को फटाफट 2-3 मिनट में लपेट लेते हैं। ये देखिए हमारा ये हमारा डुड्डू आ गया। ठीक है, ये है डुड्डू मियाँ, इनको क्या हो गया है? चिकन पॉक्स। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। सिर्फ 2 मिनट लगेगा, आपको पूरा रिव्यू करा देंगे, और 2 मिनट में कैसे चिकन पॉक्स को याद करना है ये आप बस देखते जाइए। तो चिकन पॉक्स क्या होता है? ये कॉमन कॉज होता है। इन्फेक्शन किसका होता है? वायरल इन्फेक्शन होता है, और ये किससे होता है? जोस्टिस वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। किससे होता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से। सिम्टम्स क्या होगा कि अगर वायरस हुआ है तो बच्चे को बुखार लगेगा, तो क्या होगा? फीवर, इचिंग होगा, खुजली होगा, क्योंकि उसको क्या हो रही है? रैसेस हो रही है। ठीक है, जब रैसेस हो रही है तो क्या होगा? रेड रेड स्पॉट्स का होगा। ठीक है, क्या होगा? रेड स्पॉट्स होगा, ब्लिस्टर होगा, स्कैब्स होगा। ठीक है, टाइटनेस होगा, पेशेंट को क्या लगेगा? वो बच्चे को टाइटनेस लगेगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख भी नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या होगा? रेड स्पॉट्स हुआ, फिर ब्लिस्टर हो गया, फिर स्कैब्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही क्लास में छोटे छोटे इमेजेस से रिलेटेड एकदम मेमोरी बेस्ड, मतलब एकदम मेमोरी में फिट होने वाले चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड करता है कब? खांस दिया कोई, उसकी वजह से, कोई छींक दिया, ठीक है, स्नीजिंग की वजह से भी फैलता है, डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से फैलता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड फ्रॉम द ब्लिस्टर, जो घाव जो होते हैं उससे, जो ब्लिस्टर से जो फ्लूइड्स निकलता है उसके कांटेक्ट से भी फैलता है। तो क्या क्या हो गया हमारा? कफ, स्नीजिंग डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होगा? रेस्ट करेगा, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देंगे उसको। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड ना हो। कैलामाइन लोशन देंगे इचिंग के लिए, और क्या देंगे? पैरासीटामोल देंगे फीवर के लिए। कीप द नेल शॉर्ट और स्किन क्लीन, स्किन को क्लीन रखेंगे, नेल को शॉर्ट रखेंगे, वरना ऐसे करेगा बच्चा, आओ बाबा हमको तो खुजली हो रही है, हम तो खुजलाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। फिर क्या हो रहा है कि प्रिवेंशन में क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे कंटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, मेंटेन करेंगे पर्सनल हाइजीन। वेरिसेला वैक्सीन अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो उसको लगवाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है, यूजली माइल्ड चिल्ड्रन बट मे बी सीरियस इन एडल्ट। ठीक है, सीरियस क्या होता है? एडल्ट में हो जाता है। तो ये हमारा हो गया वैक्सीन बाबा बाबा, ये जो दिख रहा है वैक्सीन बाबा है। केलामाइन लोशन इज देयर, एंड ये देखो, ये जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं दो भैया, दोनों डुड्डू जो बतिया बतिया के क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये रहा हमारा आज का क्लास, यही खत्म करते हैं। कल हम लोग चिकन पॉक्स से रिलेटेड सारे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ऐसे ही अट्रैक्टिव नोट्स मिलेंगे आपको क्लास में, आप क्लास में हमेशा बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, और कल हम लोग चिकन पॉक्स से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर मेरी क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जो है वो शेयर करें। चलिए, एक जाते जाते एक आपको भी काम दे दिया जाए। तो हाँ, ये रहा आपके लिए, ये बॉक्स। भाई ये तो बॉक्स हो गया है, चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स या फिर बॉक्स, जो देखो देखो, ये है आपका होमवर्क एक।
क्वेश्चन, ठीक है? जो कल आप लोग सारे लोग जो है क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ताकि मैं पढ़ के आऊंगी कल आपने क्या कमेंट किया है। द रैशेस ऑफ चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर, फर्स्ट कहाँ पे अपीयर होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए लेग, ऑप्शन नंबर बी आर्म, ऑप्शन नंबर सी चेस्ट, ऑप्शन नंबर डी ट्रंक। चलिए, इसे बिना देरी किए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ये मेरे आपके लिए होमवर्क दे रखा है, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसको क्या होगा क्लास खत्म होने के बाद। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम में, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, तो कल से ऐसे ही क्लास में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास जो है वो शेयर करते रहिए, ठीक है? चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।